नमस्ते दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने राणा सांगा के ज्यादातर सैनिक अभियान देख लिए थे। हमने केवल बाबर और राणा सांगा का इतिहास नहीं देखा था। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुए संघर्षों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, लिखिए, महाराणा सांगा एवं बाबर। महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य दो युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध और दूसरा युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। इन दोनों युद्धों के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन दोस्तों, इन युद्धों के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह बात जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में बाबर भारत क्यों आया था, इसने भारत पर आक्रमण क्यों किया था, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण क्यों किया था। तो देखिए, अलग अलग स्रोतों में इसकी अलग अलग कहानी मिलती है। खुद बाबर क्या कहता है अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी या बाबरनामा में कि मैं भारत क्यों आया था। तो देखिए, बाबर खुद भारत आने का कारण क्या बताता है। वो ये कहता है कि मुझे भारत महाराणा सांगा ने आमंत्रित किया था। क्यों आमंत्रित किया था? बाबर कहता है कि क्यों आमंत्रित किया था मुझे महाराणा सांगा ने भारत। तो महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराना चाहते थे मेरी सहायता लेकर के। इसीलिए महाराणा सांगा ने क्या किया, अपने एक रायसीन के जागीरदार जिसका नाम सल्लदी तंवर था, सल्लदी तंवर को मेरे पास काबुल भेजा और सल्लदी तंवर से मुझे यह कहलवाया कि आप भारत आइए, इब्राहिम लोदी को हम अकेले हरा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप इब्राहिम लोदी के विरुद्ध हमारी सहायता कीजिए। और जब हम दोनों मिलकर के इब्राहिम लोदी को हरा देंगे, दिल्ली के राजा को हरा देंगे, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा देंगे, तो उसके बाद में क्या करेंगे कि दिल्ली तक का क्षेत्र तो आप रख लेना और आगरा तक का क्षेत्र हम अर्थात महाराणा सांगा रख लेंगे। इस प्रकार की बात कौन बोलता है? खुद बाबर बोलता है। और कहां बोलता है? अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी में। तो देखिए, लिखिए, बाबर की आत्मकथा तुजक ए बाबरी या बाबरनामा के अनुसार महाराणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध भारत आमंत्रित किया था। यह बात कौन कहता है? खुद बाबर कहता है अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी या बाबरनामा में। आगे क्या कहता है? किसको भेजा था राणा सांगा ने? कि रायसीन के जागीरदार सल्लदी तंवर को मेरे पास भेजा था। देखिए, बाबर के अनुसार महाराणा सांगा ने यह कार्य रायसीन के जागीरदार सल्लदी तंवर के माध्यम से किया था। और सल्लदी तंवर ने बाबर से क्या कहा काबुल जाकर के कि आप भारत आइए, राणा सांगा की सहायता कीजिए इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, और जब आप और हम मिलकर के इब्राहिम लोदी को हरा देंगे तो दिल्ली तक के क्षेत्र पर तो आपका राज्य स्थापित हो जाएगा और आगरा तक के क्षेत्र पर हम राज्य करने लग जाएंगे। तो देखिए, लिखिए, एवं सल्लदी तंवर के माध्यम से निश्चित किया गया कि इब्राहिम लोदी को हराने के बाद दिल्ली तक के क्षेत्र पर बाबर का एवं आगरा के क्षेत्र पर राणा सांगा का अधिकार हो जाएगा। ध्यान रखना, यह बात कौन बोल रहा है कि राणा सांगा ने रायसीन के जागीरदार सल्लदी तंवर को मेरे पास भेजा? खुद बाबर बोल रहा है अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी या बाबरनामा में। किसी इतिहासकार ने यह बात नहीं बोली है। बड़े बड़े इतिहासकार क्या कहते हैं, राजस्थान के एवं भारत के जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं, वे इस घटना के पीछे की कहानी क्या बताते हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी में जो भारत आने का कारण बताया है वो एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, बाबर इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में रहता है? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? सन 1526 ईस्वी में। सन 1526 ईस्वी के 8 साल पहले ही महाराणा सांगा ने सन 1517 के खातौली के युद्ध में और सन 1518 ईस्वी के बाड़ी के युद्ध में 2 बार दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। एक कारण क्या कहते हैं इतिहासकार कि देखो, दिल्ली तक के क्षेत्र पर तो बाबर का एवं आगरा के क्षेत्र पर राणा सांगा का अधिकार होगा। बड़े बड़े इतिहासकार ये कहते हैं कि आधे आगरे पर तो राणा सांगा का अधिकार वैसे ही था। आगरा में एक स्थान आता है पीलिया खाल, पीलिया खाल नामक स्थान तक तो राणा सांगा का अधिकार वैसे ही था। तो देखिए, लिखिए, आगरा की पीलिया खाल तक राणा सांगा का अधिकार था। इसीलिए बड़े बड़े इतिहासकार क्या कहते हैं कि जिस राणा सांगा ने बिना किसी की सहायता के ही पानीपत के प्रथम युद्ध के 8 साल पहले ही दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को एक बार भी नहीं बल्कि 2 बार हरा दिया था, उसको इब्राहिम लोदी के विरुद्ध इस बाबर जैसे मूर्ख व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो बड़े बड़े इतिहासकार फिर क्या कारण बताते हैं बाबर के भारत आने के पीछे? तो देखिए, वे इतिहासकार क्या कहते हैं कि इब्राहिम लोदी था, दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था, एक बड़ा ही कमजोर शासक था। इसीलिए उसका चाचा था जिसका नाम था आलम खान लोदी। आलम खान लोदी खुद दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था और एक पंजाब का हाकिम था जिसका नाम था दौलत खान लोदी। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी और पंजाब के हाकिम दौलत खान लोदी ने मिलकर के बाबर को भारत आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी को हरा करके स्वयं शासक बनने के लालच में। तो देखिए, लिखिए, अन्य स्रोत के अनुसार इब्राहिम लोदी की घटती हुई प्रतिष्ठा एवं स्वयं शासक बनने के लालच में इब्राहिम लोदी का चाचा कौन था? आलम खान लोदी। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी एवं पंजाब के हाकिम दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत आमंत्रित किया था।
इसके अलावा बाबर के भारत आने के पीछे का एक और कारण मिलता है, और वो कारण हमें कहां से मिलता है? मेवाड़ राज्य के संक्षिप्त इतिहास से। मेवाड़ राज्य का संक्षिप्त इतिहास क्या है? तो दोस्तों देखिए, महाराणा सांगा और बाबर के समय तक कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था, तो क्या होता था कि महाराणा सांगा का जो उस समय प्रमुख पुरोहित था या मुख्य पुरोहित था, उसको आप मैनेजर मान सकते हैं। कि महाराणा सांगा का जो मैनेजर था वो क्या करता था कि महाराणा सांगा की संपूर्ण दिनचर्या एक डायरी, एक कॉपी में लिखा करता था कि महाराणा सांगा आज किससे मिले, महाराणा सांगा ने आज क्या क्या कार्य किए, किस किस प्रकार के कोई निर्णय किए, किस किस प्रकार की कोई संधियां करी। उन सभी बातों की एंट्री महाराणा सांगा का जो प्रमुख पुरोहित था वो क्या करता था? एक डायरी में किया करता था। उसी डायरी को कहा जाता है मेवाड़ राज्य का संक्षिप्त इतिहास। मेवाड़ राज्य के संक्षिप्त इतिहास में जो घटना मिलती है, मेवाड़ राज्य के संक्षिप्त इतिहास में जो जानकारी में मिलती है वो क्या मिलती है कि बाबर ने महाराणा सांगा की सहायता मांगी थी पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। तो देखिए, लिखिए एक बार, मेवाड़ राज्य एवं राणा सांगा के प्रमुख पुरोहित की डायरी मेवाड़ राज्य का संक्षिप्त इतिहास में यह जानकारी मिलती है कि बाबर ने राणा सांगा से इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता मांगी थी। मेवाड़ राज्य के संक्षिप्त इतिहास में किस प्रकार की जानकारी मिलती है? तो देखिए, समझना थोड़ा कि जब इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी एवं पंजाब के हाकिम दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, तो भारत आने से पहले बाबर ने क्या किया था कि अपना एक दूत महाराणा सांगा के पास मेवाड़ भेजा था। उस दूत ने महाराणा सांगा से क्या कहा कि हमने ऐसा सुना है कि आपने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को सन 1517 ईस्वी के खातौली के युद्ध में और सन 1518 ईस्वी के बाड़ी के युद्ध में 2 बार आपने उसको हरा दिया है। हम भी भारत आना चाहते हैं और इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करना चाहते हैं, कृपया करके आप थोड़ी सी हमारी सहायता कर दीजिएगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि बाबर के आग्रह पर राणा सांगा ने उस दूत को इस प्रकार का वचन दिया था कि आप भारत आइए, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कीजिए और जो भी कुछ मैं आपको सहायता दे पाऊंगा उस प्रकार की सहायता मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन कुछ समय के बाद में जब राणा सांगा के सामंतों को राणा सांगा के इस प्रकार के वचन का पता चला, तो राणा सांगा के सामंतों ने राणा सांगा से यह आग्रह किया कि बाबर एक सांप के समान है, आपको सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा अपने सामंतों की बातों को मान गए और जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य, तो राणा सांगा ने अपना वचन तोड़ दिया और अपना वचन नहीं निभाया। तो देखिए दोस्तों, लिखिए, जिस पर राणा सांगा ने बाबर को सहायता का वचन भी दिया था। देखिए यहां से इसको पढ़िए, मेवाड़ राज्य एवं राणा सांगा के प्रमुख पुरोहित की डायरी मेवाड़ राज्य का संक्षिप्त इतिहास में जानकारी मिलती है कि बाबर ने राणा सांगा से इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता मांगी थी, जिस पर राणा सांगा ने बाबर को सहायता का वचन भी दिया था, परंतु राणा सांगा के सामंतों ने राणा सांगा को बाबर की सहायता न करने हेतु कहा, इसीलिए राणा सांगा ने देश हित में अपना वचन नहीं निभाया। इस प्रकार की जानकारी में कहां से मिलती है? मेवाड़ राज्य के संक्षिप्त इतिहास से। तो देखिए, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि बाबर और महाराणा सांगा के मध्य सहायता को लेकर के बातचीत तो हुई थी, लेकिन यह कंफर्म नहीं हो रहा कि किसने किसकी सहायता मांगी थी। बाबर ने राणा सांगा की सहायता मांगी थी या राणा सांगा ने बाबर की सहायता मांगी थी। तो देखिए, जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं वे क्या कहते हैं कि राणा सांगा उस समय एक बहुत बड़ी शक्ति थे, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, इसीलिए राणा सांगा को बाबर जैसे मूर्ख व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी। राणा सांगा ने अकेले अपने दम पर ही उस इब्राहिम लोदी को, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 युद्धों में पराजित कर दिया था। तो निश्चित ही बाबर ने ही राणा सांगा की सहायता मांगी होगी। तो देखिए, लिखिए, जबकि अन्य स्रोत यह कहते हैं कि बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता ही मांगी थी। और क्या कहते हैं इतिहासकार? तो देखिए, ये जो मेवाड़ राज्य का संक्षिप्त इतिहास है, इसमें महाराणा सांगा ये स्वीकार करते हैं कि मेरी सहायता मांगने के लिए बाबर के दूत आए थे और मैंने बाबर के दूतों को सहायता का वचन भी दे दिया था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में मैं बाबर की सहायता करूंगा, लेकिन मेरे दूतों के कहने पर मैंने अपने दिए हुए वचन को देश हित में नहीं निभाया, मैंने अपना वचन भंग कर दिया, अपना वचन तोड़ दिया। ये देखिए अपन ने लिखा है यहाँ पे, इसीलिए राणा सांगा ने देश हित में अपना वचन नहीं निभाया। महाराणा सांगा के इस बात को स्वीकार करने को लेकर जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं वे क्या कहते हैं कि एक राजपूत शासक जब कोई वचन देता है तो
तो अपने प्राण जाने पर भी उस वचन को निभाता है, प्राण देकर भी अपने वचन को नहीं तोड़ता। अगर महाराणा सांगा ने अपने वचन को तोड़ा है, और तोड़ा है जो तो तोड़ा है, उस बात को स्वीकार भी किया है मेवाड़ राज्य के संक्षिप्त इतिहास में कि हाँ मैंने अपना वचन तोड़ दिया, तो इससे ये बात निश्चित हो जाती है कि वास्तव में अगर किसी ने किसी की सहायता मांगी थी तो किसने मांगी थी? राणा सांगा की सहायता किसने मांगी थी? बाबर ने ही मांगी थी, क्योंकि राणा सांगा अपने वचन तोड़ने की बात को खुद ही स्वीकार करते हैं कि मैंने बाबर को वचन देकर के उसकी सहायता नहीं करी। तो चलिए दोस्तों, ये थे बाबर के भारत आने के कारण। और अब हम आगे जब पढ़ेंगे बाबर और राणा सांगा के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में पढ़ने से पहले हम बाबर का सामान्य परिचय देखेंगे। तो देखिए, बाबर का सामान्य परिचय। बाबर के सामान्य परिचय में जो आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि बाबर का जन्म कहां पर हुआ था। देखिए दोस्तों, दुर्भाग्य ही है कि बाबर के बारे में हमें इस प्रकार की बातें भी पढ़नी है। आप दुर्भाग्य समझ करके बाबर को पढ़ लीजिए। बाबर का जन्म कहां पर हुआ था? वर्तमान जो उज्बेकिस्तान देश है, उज्बेकिस्तान देश में एक स्थान आता है आंदीजान, आंदीजान में बाबर का जन्म हुआ था। देखिए, बाबर का जन्म वर्तमान उज्बेकिस्तान के आंदीजान में हुआ था। अगला सवाल जो आपको बाबर से लेकर के पूछा जाएगा वो क्या है कि बाबर जब भारत आया था तो भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो कहाँ का शासक था? वर्तमान काबुल का, अफगानिस्तान के काबुल का शासक था बाबर। देखिए, बाबर काबुल का शासक था। बाबर के बाप का नाम भी आपसे पूछा जाएगा, तो बाबर के बाप का नाम क्या था? बाबर के बाप का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा किसका वंशज था? तैमूर का। तो बाबर भी किसका वंशज हुआ? तैमूर का। तो देखिए, लिखिए, बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा था जो तैमूर का वंशज था। अब देखिए, बाबर की माता का नाम भी आपसे पूछा जाता है, तो बाबर की माता का नाम क्या था? निगार खानम। निगार खानम कौन थी? मंगोल शासक चंगेज खान की वंशज। तो देखिए, लिखिए, बाबर की माता निगार खानम थी जो मंगोल शासक चंगेज खान की वंशज थी। तो देखिए, बाबर में संसार के दो सबसे खराब डीएनए विद्यमान थे। किस किसके? चंगेज खान के और तैमूर के। अब देखिए, जो अंतिम बात आपको बाबर के परिचय में देखनी है वो क्या देखनी है कि जो बाबर है काबुल का शासक था, लेकिन बाबर ने काबुल में अपनी सत्ता की स्थापना बहुत बाद में की थी। जब बाबर ने काबुल में अपनी सत्ता की स्थापना की थी, इससे पहले बाबर एवं इसके बाप दादा ने इसके बाप दादा कहाँ के शासक थे? तो देखिए, इसके बाप दादाओं ने कहाँ पर शासन किया था? वर्तमान उज्बेकिस्तान देश में एक स्थान आता है, उस स्थान को कहा जाता है फरगना। फरगना को खोकंद भी कहा जाता है, और उस समय वो रशियन तुर्किस्तान के अंतर्गत आया करता था। तो देखिए, लिखिए, काबुल का शासक बनने से पहले बाबर एवं उसका पिता रशियन तुर्किस्तान में आने वाले फरगना या खोकंद का शासक था। और वर्तमान में जो फरगना या खोकंद आता है कहां पर आता है? उज्बेकिस्तान देश में आता है। अब एक बात का आप और यहाँ पे देख लीजिए कि बाबर भले ही काबुल का शासक था, काबुल कहाँ आता है? अफगानिस्तान में, लेकिन बाबर अफगानी नहीं था। इब्राहिम लोदी तो अफगानी था, लेकिन बाबर अफगानी नहीं था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था, आंदीजान में। इसीलिए बाबर उज्बेक था, स्वयं ये उज्बेक था, और इसकी जो माता है वो मंगोलिया की रहने वाली थी, इसलिए वो मंगोल थी। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इतिहास को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए, बाबर एवं महाराणा सांगा के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है, महाराणा सांगा व बाबर के मध्य 2 युद्ध हुए थे। पहले युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध? बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कहां पर हुआ था? भरतपुर जिले में। कहां पे हुआ था? भरतपुर जिले में। कब हुआ था? 16 फरवरी सन 1527 ईस्वी। ध्यान रखना है आपको, 16 फरवरी सन 1527 ईस्वी। बाबर एवं महाराणा सांगा के मध्य जो दूसरा युद्ध हुआ था उसे क्या कहा जाता है? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध भी कहां पे हुआ था? भरतपुर में ही हुआ था। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। कब हुआ था? तो देखिए, बयाना के युद्ध के लगभग 1 महीने बाद में 17 मार्च सन 1527 ईस्वी। 17 मार्च सन 1527 ईस्वी। अब देखिए, इस बयाना की युद्ध का कारण क्या था? तो जो बाबर की आत्मकथा है तुजक ए बाबरी या बाबरनामा, बाबरनामा में बाबर इस युद्ध का कारण क्या बताता है कि पहले तो महाराणा सांगा ने मुझे भारत आमंत्रित किया, और भारत आमंत्रित करने के बाद में जब मैं भारत पहुंचा तो मैंने पानीपत के मैदान पर इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां कर ली। और जब मैंने महाराणा सांगा को अपनी सहायता के लिए पानीपत के मैदान में उपस्थित होने हेतु कहा तो राणा सांगा ने मुझे मना कर दिया कि मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। तो बाद में क्या हुआ? मैंने अपने अकेले दम पर, बाबर कहता है कि मैंने अपने अकेले दम पर ही दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया, और इब्राहिम लोदी को
को हराने के बाद में मैंने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया, और दिल्ली आगरा पर अधिकार करने के बाद में क्योंकि राणा सांगा ने मेरे साथ विश्वासघात किया था, इसीलिए मैंने बयाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, जो कि उस समय राणा सांगा के अधिकार में हुआ करता था। तो देखिए, लिखिए एक बार। तुजक ए बाबरी के अनुसार महाराणा सांगा व बाबर के मध्य युद्ध का कारण 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त करके दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लिया था। और अपनी आत्मकथा में बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी या बाबरनामा में राणा सांगा पर यह आरोप लगाया है कि राणा सांगा ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध मेरा अर्थात बाबर का साथ नहीं दिया था। इसीलिए बाबर ने इस कार्य को महाराणा सांगा द्वारा किया गया विश्वासघात मान करके बयाना के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों, जो आधुनिक इतिहासकार हैं, बयाना के युद्ध का मुख्य कारण इसको नहीं मानते जो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी या बाबरनामा में बताया है। बड़े बड़े इतिहासकार, आधुनिक इतिहासकार क्या कहते हैं कि जब 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, तो इस जीत का ज्यादा लाभ बाबर को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब कभी भी बाबर किसी से यह कहता कि देखो मैंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया है, मैंने भारत के राजा इब्राहिम लोदी को हरा दिया है, तो वे लोग बाबर से क्या कहते हैं कि आपको ज्यादा उछलने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस इब्राहिम लोदी को तो हमारे राणा सांगा 2-2 बार हरा करके बैठे हैं, तो आप ज्यादा खुश मत हो। तब बाबर समझ चुका था कि इस समय भारत की जो सर्वोच्च शक्ति थी वो इब्राहिम लोदी नहीं था बल्कि महाराणा सांगा थे। और पिछली क्लास में हमने बात भी करी है कि उस समय जो उत्तर भारतीय राजा थे, हिंदी भाषी राजा थे, वो राणा सांगा को ही अपना शक्ति का केंद्र मानते थे, उन्हीं को अपना नेता मानते थे। इसीलिए बाबर क्या चाहता था, राणा सांगा से कैसे ना कैसे करके उलझना चाहता था, युद्ध करना चाहता था और खुद को राणा सांगा से भी बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। तो देखिए, लिखिए। जबकि आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि राणा सांगा उस समय उत्तर भारत की सर्वोच्च शक्ति थे, इसीलिए बाबर महाराणा सांगा को हराकर अपने आप को राणा सांगा से भी बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। और इसके लिए क्या जरूरी था? युद्ध जरूरी था। किसके साथ? महाराणा सांगा के साथ। लेकिन बाबर के पास कोई मौका नहीं था कि वो किस प्रकार से राणा सांगा पर हमला करे, किस प्रकार से राणा सांगा पर आक्रमण करे। अंततः बाबर को जो मौका मिला राणा सांगा पर आक्रमण करने का, वो किस प्रकार का मिला कि राणा सांगा ने तो मुझे भारत आमंत्रित किया था और पानीपत के प्रथम युद्ध में जब मैंने इनकी सहायता मांगी तो इन्होंने मेरी सहायता नहीं करी। इसीलिए वो राणा सांगा पर वचन भंग करने का आरोप लगा करके बयाना के दुर्ग पर अधिकार करने की बात कहता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बयाना के युद्ध का कारण आपको पता चल गया होगा, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बयाना के युद्ध के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बयाना का युद्ध कब हुआ था? 16 फरवरी सन 1527 ईस्वी। कहां पर हुआ था? भरतपुर में। तो देखिए, लिखिए। बयाना का युद्ध 16 फरवरी सन 1527 ईस्वी। ऐसा कहा जाता है कि जो बयाना का दुर्ग है उस समय राणा सांगा के अधिकार में था और राणा सांगा ने एक निजाम खान नामक व्यक्ति को जागीर में दे रखा था। अभी आगे बात करेंगे इस पर। और ऐसा भी कहा जाता है कि बाबर ने पहले बयाना के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए अपने एक मित्र को भेजा था जिसका नाम था इश्क आका। तो लिखिए, बयाना का दुर्ग राणा सांगा के अधिकार में था। बयाना पर अधिकार करने हेतु बाबर ने पहले अपने मित्र इश्क आका को भेजा, लेकिन इश्क आका बयाना के दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाया। इसीलिए दूसरी बार बाबर ने क्या किया, अपने बहनोई जिसका नाम था मेहंदी ख्वाजा को बयाना के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजा था। तो देखिए, इसके बाद बाबर ने अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को बयाना भेजा। ऐसा कहा जाता है कि जब मेहंदी ख्वाजा बयाना पहुंचा तो जो बयाना का जागीरदार था निजाम खान ने क्या किया, बिना किसी युद्ध के ही बयाना का दुर्ग इस मेहंदी ख्वाजा को सौंप दिया। जब इस बात का पता चित्तौड़ में महाराणा सांगा को चला तो महाराणा सांगा ने क्या किया, स्वयं एक बड़ी सेना लेकर के बयाना की ओर निकल पड़े। रास्ते में महाराणा सांगा ने क्या किया, एक पत्र लिखा। किसको? अलवर के शासक हसन खां मेवाती को, और यह कहा कि आप मेरी सहायता के लिए अलवर से भरतपुर अर्थात बयाना पहुंचिए। देखिए, हसन खां मेवाती कौन था? हसन खां मेवाती के बारे में थोड़ी सी 1-2 बातें आप जान लीजिए। हसन खां मेवाती दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी का सेनापति था। लेकिन क्या हुआ था, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी बाबर के विरुद्ध, और उसके बाद में उसका सेनापति हसन खां मेवाती राणा सांगा की शरण में चला जाता है। हसन खां मेवाती के बारे में एक बात का आप और ध्यान रखना कि इसी हसन खां मेवाती को क्या कहा जाता है,
पश्चिमी अफगानों का नेता कहा जाता है। राणा सांगा ने जब हसन खां मेवाती को पत्र लिखा कि आप बयाना पहुंचिए, तो हुआ क्या, हसन खां मेवाती राणा सांगा के पहुंचने से पहले ही बयाना पहुंच गए। जब हसन खां मेवाती बयाना पहुंचे तो हसन खां मेवाती के पास आता है कौन, मेहंदी ख्वाजा। और मेहंदी ख्वाजा हसन खां मेवाती से यह कहता है कि आप हमारी ओर से युद्ध कीजिए, खुद की ओर इसको मिलाना चाहा, लेकिन हसन खान मेवाती ने क्या किया, मेहंदी ख्वाजा के जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया और यह कहा कि मैं कुछ भी हो जाए राणा सांगा की ओर से ही युद्ध लड़ूंगा। तो देखिए लिखिए, बयाना के युद्ध से पहले बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी के सेनापति एवं पश्चिमी अफगानों के नेता हसन खान मेवाती को अपनी ओर मिलाना चाहा था। देखिए, पश्चिमी अफगानों के नेता एवं इब्राहिम लोदी के सेनापति हसन खान मेवाती को अपनी ओर मिलाना चाहा था, परंतु हसन खान मेवाती ने किसका साथ दिया था अंततः बयाना के युद्ध में, राणा सांगा का ही साथ दिया था। तो देखिए लिखिए, हसन खान मेवाती ने महाराणा सांगा का ही साथ दिया था। देखिए दोस्तों, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य, उस युद्ध में इब्राहिम लोदी का जो सेनापति था वो कौन था, हसन खान मेवाती। और इसी युद्ध में हसन खान मेवाती का एक पुत्र भी लड़ रहा था, उसका नाम था नाहर खान। इस युद्ध में क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, और जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी तो बाबर और मेहंदी ख्वाजा ने क्या किया, इस हसन खान मेवाती के पुत्र जिसका नाम नाहर खान था, नाहर खान को बंदी बना लिया था। और बयाना के युद्ध से पहले इस मेहंदी ख्वाजा ने क्या किया, हसन खान मेवाती को अपनी ओर मिलाने के लिए ये ऑफर दिया कि आप हमारी ओर से लड़िए, बदले में हम आपके पुत्र नाहर खान को रिहा कर देंगे। तो देखिए लिखिए, हसन खान मेवाती के पुत्र नाहर खान को पानीपत के युद्ध में बाबर ने बंदी बना लिया था, जिसको बाबर ने रिहा करने की शर्त पर हसन खान मेवाती को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। देखिए दोस्तों, अब एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना, आपको यह तो पता चल चुका है कि पश्चिमी अफगानों का नेता किसे कहा जाता है, हसन खान मेवाती को कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वी अफगानों का नेता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, बाबर खान लोहानी को। बाबर खान लोहानी बिहार की राजगद्दी पर बैठते समय मोहम्मद शाह के नाम से बैठा था, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। देखिए, पूर्वी अफगानों का नेता कौन था, बाबर खान लोहानी, और जब ये बिहार राज्य की राजगद्दी पर बैठा तो किस नाम से बैठा था, मोहम्मद शाह। अब देखिए दोस्तों, इन सब बातों के होते हुए भी अंततः 16 फरवरी सन 1527 ईस्वी को बयाना का युद्ध शुरू होता है। और इस युद्ध में क्या होता है, महाराणा सांगा एवं उनकी सेना ने बाबर की सेना को बहुत बुरी तरह से परास्त किया, और इसी विजय को महाराणा सांगा की अंतिम महान विजय कहा जाता है। बयाना की विजय महाराणा सांगा की क्या थी, अंतिम महान विजय थी। तो देखिए लिखिए, बयाना के युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर को हरा दिया, और इसी बयाना विजय को महाराणा सांगा की अंतिम महान विजय भी कहा जाता है। इस प्रकार बयाना की विजय महाराणा सांगा की अंतिम महान विजय थी। दोस्तों, बयाना के युद्ध को लेकर के कुछ इतिहासकारों ने, कुछ बड़े इतिहासकारों ने क्या कहा है कि महाराणा सांगा ने इस युद्ध में एक बहुत बड़ी गलती की थी। क्या गलती की थी कि जब इस युद्ध के बाद में बाबर की सेनाएं बयाना के दुर्ग को खाली करके भाग रही थी, तो राणा सांगा ने उसकी सेनाओं का पीछा नहीं किया, उसकी सैनिकों को मारा नहीं। इसीलिए कुछ समय के बाद में क्या हुआ कि बाबर ने फिर से अपनी सेना का संगठन बना करके, इनके मध्य खानवा का युद्ध होता है, और खानवा के युद्ध में बाबर राणा सांगा को हरा देता है, जिससे भारत में क्या होता है, मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है। तो लिखिए दोस्तों, महाराणा सांगा ने बयाना के युद्ध को जीतने के बाद बाबर की भागती हुई सेना को पूरी तरह खत्म नहीं किया। इस कारण कुछ समय के बाद में बाबर ने अपनी शक्ति को संगठित करके खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को पराजित कर दिया। इसी से क्या हुआ कि भारत में क्या हुआ, मुगल सत्ता की स्थापना हो गई। तो चलिए दोस्तों, ये था बयाना का युद्ध। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बयाना के युद्ध को लेकर के एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। बचपन से हम यही पढ़ते आए हैं कि ये इश्क काका गया था, मेहंदी ख्वाजा गया था। एक छोटा सा अलग कॉन्सेप्ट और है बयाना के युद्ध को लेकर के, वो भी हम देखते हैं। एक बार आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, देखिए हमने बचपन से क्या पढ़ा है बयाना के युद्ध को लेकर के कि बाबर सबसे पहले अपने मित्र इश्क काका को भेजता है, उसके बाद में मेहंदी ख्वाजा को भेजता है। लेकिन गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने एक अलग कॉन्सेप्ट बताया है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बयाना का दुर्ग जो है वो किसके अधिकार में था, राणा सांगा के अधिकार में था। तो पहली बात तो यही लिखी है, बयाना का किला राणा सांगा के अधिकार में हुआ करता था। राणा सांगा ने जो बयाना का दुर्ग किसको दे रखा था, एक निजाम खान नाम के जागीरदार को बयाना का दुर्ग दे रखा था। तो देखिए लिखिए, राणा सांगा ने बयाना को निजाम खान को जागीर में दे रखा था। अब देखिए, सबसे पहले किसको भेजता है, इधर अगर बात करें तो अपने मित्र इश्क काका को। लेकिन गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा क्या कहते हैं कि बाबर ने बयाना के दुर्ग पर कब्जा करने के लिए किसको भेजा, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा कहते हैं तरदी बेग और कूच बेग को भेजा था। देखिए लिखिए, बाबर ने बयाना पर अधिकार करने के लिए अपने सेनाध्यक्ष तरदी बेग और कूच बेग को
भेजा था। जब तर्दी बेग और कूच बेग बयाना पहुंचे तो जो निजाम खान था, निजाम खान ने क्या किया, बिना किसी युद्ध के ही बयाना का दुर्ग किसको सौंप दिया, इस तर्दी बेग और कूच बेग को सौंप दिया। तो देखिए लिखिए, निजाम खान ने बिना युद्ध के ही बयाना बाबर को सौंप दिया। इसके बाद का कॉन्सेप्ट एक ही मिलता है कि जब राणा सांगा को इस बात का पता चला कि निजाम खान ने बयाना बाबर को सौंप दिया है, तो राणा सांगा खुद ही एक बड़ी सेना लेकर के चित्तौड़ से बयाना की ओर आते हैं और बयाना का युद्ध होता है। और बयाना के युद्ध में क्या होता है, राणा सांगा बाबर के एक सेनापति जिसका नाम होता है सगर खान को मार देते हैं, जिससे क्या होता है, मेहंदी ख्वाजा बयाना से भाग जाता है। तो देखिए लिखिए, इसके बाद राणा सांगा अपनी सेना सहित बयाना पहुंचे एवं बयाना में बाबर के एक सेनाध्यक्ष सगर खान को मारकर एवं मेहंदी ख्वाजा को भगाकर बयाना पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जो मेहंदी ख्वाजा है और जो बचे कुछ सैनिक थे जो कि बयाना के युद्ध में बच गए थे, वे भाग करके कहाँ पहुंचे, वे भाग करके पहुंचे फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी क्यों गए ये सब लोग, क्योंकि अभी बाबर फतेहपुर सीकरी में रुका हुआ है। फतेहपुर सीकरी में बाबर अपनी संपूर्ण सेना सहित रुका हुआ है। जब मेहंदी ख्वाजा और इसके साथी सैनिक फतेहपुर सीकरी में पहुंचे तो वहां जाने के बाद में क्या हुआ कि बहुत डरे हुए थे, क्योंकि राणा सांगा ने इनकी जान बख्शी थी, इनको मारा नहीं था। इसीलिए इन्होंने वहां पे जाकर के क्या किया, अपनी बाबर की सेना के मध्य राजपूतों की बढ़ाइयां करनी शुरू कर दी और यह कहा कि राजपूत तो बड़े शक्तिशाली हैं, उनसे युद्ध करना हमारे बस की बात नहीं है। उनके युद्ध कौशल की बढ़ाइयां करनी इन्होंने शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ कि बाबर की पूरी सेना में राजपूतों का भय व्याप्त हो गया। तो देखिए लिखिए, बयाना के युद्ध में मिली हार के बाद बाबर की सेना में राजपूतों का भय व्याप्त हो गया। और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जब खानवा के युद्ध का समय निकट आ रहा था तो बाबर ने काबुल से एक ज्योतिषी को बुलाया। उस ज्योतिषी का नाम था मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ ने क्या किया, बाबर की कुंडली देखी और बाबर की कुंडली देख करके ये कहा कि अभी जो मंगल का तारा है, मंगल ग्रह है, वो पश्चिम दिशा की ओर है, जबकि खानवा के युद्ध में बाबर की सेना पूर्व दिशा की ओर से युद्ध करेगी, इसीलिए बाबर की हार निश्चित है खानवा के युद्ध में। तो देखिए लिखिए, एवं इस भय को खानवा के युद्ध से पहले काबुल से आए हुए एक ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने यह कह के बढ़ा दिया कि अभी मंगल का तारा पश्चिम में है और बाबर की सेना खानवा के मैदान में पूर्व दिशा से युद्ध करेगी, इसलिए बाबर की हार निश्चित है। दोस्तों यहाँ पर एक हिडन क्वेश्चन बनता है, हालांकि वो पूछा नहीं जाएगा आपसे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खानवा के मैदान में महाराणा सांगा की सेना किस ओर से युद्ध लड़ी थी, तो इसका जवाब आप इसको पढ़ करके दे सकते हो क्या, कि किस दिशा से महाराणा सांगा की सेना लड़ी थी और किस दिशा से बाबर की सेना लड़ी थी। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा एवं उनकी सेना ने किस ओर से युद्ध किया था, किस दिशा की ओर से युद्ध किया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आप इस स्टेटमेंट को पढ़ करके इसका जवाब दीजिए और फटाफट मुझे कमेंट करके इसके बारे में बताइए। अब देखिए, हमने जो बयाना के युद्ध का ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट किसका है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा का। और जो मूल कॉन्सेप्ट है जो हम आज तक पढ़ते आए हैं कि बाबर ने पहले इश्क आका को भेजा था, फिर मेहंदी ख्वाजा को भेजा था, इसमें और इस कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है, केवल और केवल इन 3 नामों का, तर्दी बेग, कूच बेग और ये सगर खान। तो ये 3 नाम आप और ध्यान रख लेना। इससे क्या होगा कि आपको कभी अगर मान लीजिए तर्दी बेग और कूच बेग दिख गए कहीं पर, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। चलिए दोस्तों, अब देखिए बयाना के युद्ध के बारे में हमने सबसे बड़ी बात क्या पढ़ी है कि महाराणा सांगा ने इस युद्ध में क्या गलती करी थी। महाराणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर की भागती हुई सेना को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया था। इसीलिए क्या हुआ कि बयाना के युद्ध के 1 माह बाद में 17 मार्च सन 1527 ईस्वी को बाबर ने क्या किया, महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध होता है। और इस खानवा के युद्ध में क्या हुआ, राणा सांगा की हार होती है और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना होती है। देखिए, इस कारण कुछ समय के बाद में बाबर ने अपनी शक्ति को संगठित करके खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को पराजित कर दिया था, जिससे क्या हुआ, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। तो आइए पढ़ते हैं खानवा के युद्ध के बारे में। देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ था, 17 मार्च सन 1527 ईस्वी। कहां पर हुआ था, भरतपुर में। भरतपुर में एक नदी आती है, उस नदी का नाम है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी के किनारे खानवा का मैदान है। और अगर आपसे तहसील पूछ ली जाए कि खानवा का मैदान वर्तमान में भरतपुर की किस तहसील के अंतर्गत आता है, तो रूपावास तहसील के अंतर्गत आता है। देखिए लिखिए दोस्तों, खानवा का युद्ध भरतपुर कब हुआ था, 17 मार्च सन 1527 ईस्वी। 17 मार्च सन 1527 ईस्वी, भरतपुर में गंभीरी नदी के किनारे रूपावास तहसील में। देखिए, खानवा का मैदान गंभीरी नदी के किनारे भरतपुर जिले की रूपावास तहसील में अवस्थित है।
इस प्रकार के क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं कि खानवा का मैदान कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है। तो कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? गंभीरी नदी के किनारे। और भरतपुर की कौन सी तहसील में आता है? रूपावास तहसील में। आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि खानवा का युद्ध एक बड़ा ही गंभीर युद्ध था, जिससे क्या हुआ था? भारत का स्वरूप बदल गया था। क्यों बदल गया था? क्योंकि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना इस युद्ध के बाद में हो जाती है। अब देखिए, खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा ने क्या किया था? राणा सांगा ने एक पत्र लिखा था। किनको? जितने भी राजस्थान के हिंदू राजा थे, जितने भी भारत के हिंदू राजा थे, उन सभी को एक पत्र लिखा था। और पत्र लिख करके ये कहा था कि आप मेरी ओर से खानवा के युद्ध में लड़िए बाबर के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि बाबर विदेशी है। आज के बाद में हम सभी विदेशियों को भारत से बाहर निकाल देंगे और भारत हमारा है, हम ही इस पर शासन करेंगे। तो इस प्रकार के पत्र को क्या कहा जाता है? जो राणा सांगा ने हिंदू राजाओं को लिखा था, उस पत्र को कहा जाता है पाती पर्वन। पाती पर्वन क्या होता है कि युद्ध के लिए जरूरत पड़ने पर एक राजा दूसरे राजा से सहयोग की अपेक्षा करता है और एक पत्र लिखता है, उसी पत्र को पाती पर्वन कहा जाता है। ये एक प्राचीन परंपरा थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? विलुप्त हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा सांगा ने इस परंपरा को पुनर्जीवित किया था। तो देखिए, लिखिए, खानवा के युद्ध से पहले महाराणा सांगा ने पाती पर्वन की रस्म निभाई एवं इस रस्म को पुनर्जीवित किया। इस रस्म में क्या होता था कि जो हिंदू राजा होते थे, जब कभी भी उनको युद्ध हेतु अपने मित्र राजाओं की आवश्यकता होती थी, तो वे क्या करते थे? अपने मित्र राजाओं को एक पत्र लिख करके अपनी ओर से युद्ध लड़ने हेतु आमंत्रित करते थे। तो देखिए, लिखिए, इस रस्म के अंतर्गत युद्ध हेतु आवश्यकता पड़ने पर एक राजा अन्य राजाओं को पत्र लिखकर अपनी ओर से युद्ध करने हेतु आमंत्रित करता था। और ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा ने खानवा के युद्ध के लिए राजस्थान के लगभग सभी शासकों को पाती पर्वन भेजा था, पत्र लिखा था। तो देखिए, लिखिए, महाराणा सांगा ने राजपुताना, उस समय राजस्थान को राजपुताना कहते थे, राजपुताना के लगभग सभी राजाओं को पाती पर्वन भेजा था। इस पाती पर्वन का लाभ क्या हुआ कि राजस्थान के जितने भी शासक थे, उन्होंने राणा सांगा को अपना नेता स्वीकार कर लिया और राणा सांगा के सेनापतित्व में खानवा के युद्ध को लड़ना उन्होंने स्वीकार कर लिया बाबर के विरुद्ध। तो देखिए, लिखिए, पाती पर्वन के कारण राजपुताना के लगभग सभी शासकों ने महाराणा सांगा के सेनापतित्व में बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ना स्वीकार कर लिया। किन किन शासकों ने महाराणा सांगा को अपना सेनापति माना था? तो उसको अगले स्लाइड में हम देखेंगे। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब देखिए, जब राणा सांगा ने राजपुताना एवं भारत के शासकों को पाती पर्वन भेजा था, तो पाती पर्वन का संदेश पाने के बाद में राजस्थान एवं भारत के किस किस शासक ने राणा सांगा का सहयोग किया था खानवा के युद्ध में? तो राणा सांगा के सहयोगियों के बारे में हम जानेंगे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के सहयोगी, देखिए, कुछ इतिहासकार तो क्या कहते हैं कि राणा सांगा ने जो पाती पर्वन भेजा था, ये खानवा के युद्ध से पहले भेजा था, जबकि कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि बयाना के युद्ध से पहले ही राणा सांगा ने पाती पर्वन राजस्थान के शासकों को भेज दिया था। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो याद ये रखना है कि पाती पर्वन का संदेश पाने के बाद में किन किन शासकों ने, कहां के शासकों ने राणा सांगा का सहयोग किया था। तो देखिए, आपको जो सबसे पहला नाम ध्यान रखना है वो क्या है? जोधपुर या मारवाड़ के एक शासक थे, उनका नाम था राव गंगा। राव गंगा ने अपने पुत्र राव मालदेव को राणा सांगा के सहयोग करने हेतु खानवा के युद्ध में भेजा था। तो देखिए, लिखिए, मारवाड़ जोधपुर के शासक राव गंगा का पुत्र कौन था? राव मालदेव राठौड़। बीकानेर के भी एक शासक थे जिनका नाम था राव जैत सिंह। जैत सिंह भी खुद नहीं गए थे, उन्होंने भी अपने पुत्र कल्याणमल को राणा सांगा के सहयोग हेतु खानवा के युद्ध में भेजा था। तो देखिए, लिखिए, बीकानेर के शासक राव जैत सिंह का पुत्र कौन था? राव कल्याणमल। इसके अलावा चंदेरी और गागरोन का एक जागीरदार था जिसका नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय ने भी खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किया था। इसके अलावा मेड़ता से कौन आया था? मेड़ता के दो लोग आए थे, रायमल राठौड़ एवं वीरम मेड़तिया। रायमल राठौड़ एवं वीरम मेड़तिया। इसके अलावा सिरोही से कौन आया था? सिरोही से थे अखेराज देवड़ा। क्या नाम था? अखेराज देवड़ा। डूंगरपुर से कौन था? रावल उदय सिंह। रावल उदय सिंह कहां से आए थे? डूंगरपुर से आए थे। इसके अलावा सलमपुर से कौन आया था? सलमपुर से आया था रावल रतन सिंह चूड़ावत। सलमपुर के जो जागीरदार हैं वे राव चूड़ा के वंशज थे, इसीलिए चूड़ावत कहलाते थे। तो सलमपुर से कौन आया था? रावल रतन सिंह चूड़ावत या रावत रतन सिंह चूड़ावत। इसके अलावा देखिए, गुजरात में एक रियासत हुआ करती थी, उस रियासत को कहा जाता था हलवद। हलवद के जो जागीरदार थे उनका नाम था राज सिंह। राज सिंह के दो पुत्र थे, झाला अज्जा एवं झाला सज्जा। झाला अज्जा एवं झाला सज्जा महाराणा रायमल के शासनकाल में, महाराणा सांगा के पिता राणा रायमल के शासनकाल में मेवाड़ आते हैं। और जब ये मेवाड़ आते हैं तो राणा रायमल क्या करते हैं
कि जो झाला अज्जा होते हैं उनको तो सादरी की जागीर दे देते हैं, और जो उनके छोटे भाई होते हैं झाला सज्जा को गोगुंदा की जागीर दे देते हैं। तो देखिए लिखिए, हलवद काठियावाड़ से आए हुए सादरी के जागीरदार कौन थे? झाला अज्जा। कालांतर में क्या होगा कि जब ये खानवा का युद्ध होगा तो राणा सांगा घायल हो जाएंगे, और राणा सांगा जब घायल होंगे तो उनके हाथी पर बैठ करके युद्ध कौन करेगा? ये झाला अज्जा ही करेंगे। इनके छोटे भाई का नाम क्या था? झाला सज्जा कहाँ के जागीरदार थे? गोगुंदा के जागीरदार कौन थे? झाला सज्जा। आए कहां से थे? हलवद काठियावाड़ से आए थे, क्योंकि इनके पिता राज सिंह हलवद काठियावाड़ के जागीरदार थे। लेकिन किसी कारणवश ये दोनों भाई राणा रायमल के पास मेवाड़ आ गए थे, और राणा रायमल ने क्या किया था? इन दोनों भाइयों को, झाला अज्जा को सादरी का जागीरदार बना दिया था, और झाला सज्जा को गोगुंदा का जागीरदार बना दिया था। अब देखिए इसके अलावा कौन साथ था? अलवर से कौन साथ था महाराणा सांगा के? हसन खां मेवाती कौन था? दिल्ली के पूर्व सुल्तान इब्राहिम लोदी का सेनापति था ये। इसके अलावा कौन था? जालोर से कौन था? अखेराज सोनगरा। जालोर पर सोनगरा चौहानों का शासन था, इसीलिए जालोर से कौन साथ था? जालोर के अखेराज सोनगरा। इसके अलावा जयपुर अर्थात आमेर ने भी किसका साथ दिया था? महाराणा सांगा का साथ दिया था। आमेर से कौन आया था? पृथ्वीराज कछवाहा। इसके अलावा देखो बूंदी का एक सामंत था, उसका नाम था नर्मद हाडा कौन थे? राणा सांगा के ससुरी थे, हाडी रानी कर्मावती के पिता थे। तो बूंदी से कौन था? हाडा नर्मद बूंदी। इसके अलावा देखिए मेवाड़ में एक ठिकाना आता है ऊपरमाल से कौन आया था? अशोक परमार। ऊपरमाल ठिकाने से कौन आए थे? अशोक परमार के बारे में कई गाइडों में ये भी बता रखा है कि गजनेर ठिकाने के ठिकानेदार थे, लेकिन किसी ऑथेंटिक बुक में मुझे इसकी जानकारी नहीं मिली, इसीलिए मैंने इसको ऊपरमाल ठिकाने का ही ठिकानेदार लिखा है। देखिए इसके अलावा कौन आया था? प्रतापगढ़ में एक ठिकाना था, उस ठिकाने को कहा जाता देवलिया से कौन आए थे? रावत बाघ सिंह। कौन आए थे? प्रतापगढ़ के देवलिया ठिकाने के कौन आए थे? बाघ सिंह। हाडी रानी कर्मावती के समय बाघ सिंह केसरिया का नेतृत्व करेंगे, तो इसका भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए क्या है कि जब पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था, तो उसके बाद में उसका एक छोटा भाई था महमूद लोदी भी खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोगी था। देखिए इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी। इसके अलावा देखिए राजस्थान के बाहर के शासकों ने भी राणा सांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में। उत्तर प्रदेश में एक स्थान आता है चंदावर के माणिकचंद चौहान एवं चंद्रभान चौहान भी राणा सांगा के सहयोगी थे खानवा के युद्ध में। तो देखिए लिखिए, यूपी के चंदावर क्षेत्र के चंद्रभान चौहान एवं माणिकचंद चौहान। इसके अलावा आपको दो धोखेबाजों का नाम भी ध्यान रखना है। ये दो धोखेबाज कौन थे? एक तो रायसीन का जागीरदार था सल्लदी तंवर। कौन था? रायसीन का जागीरदार सल्लदी तंवर। जब खानवा का युद्ध शुरू होता है तब तो ये रायसीन का जागीरदार सल्लदी तंवर राणा सांगा का सहयोगी रहता है, लेकिन जब इसको युद्ध के बीच में ऐसा लगता है कि अब तो बाबर का पलड़ा भारी है, राणा सांगा की हार निश्चित है, तो ये रायसीन का जागीरदार सल्लदी तंवर क्या करता है? राणा सांगा के साथ विश्वासघात करके बाबर से जाकर के मिल जाता है। तो एक धोखेबाज तो कौन है? रायसीन का जागीरदार सल्लदी तंवर, और दूसरा धोखेबाज कौन है? नागौर का एक सूबेदार होता है जिसका नाम होता है खानजादा या शेखजादा। तो इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, नागौर के सूबेदार खानजादा। ये भी क्या करता है? युद्ध के बीच में राणा सांगा के साथ धोखा करके बाबर से जाकर के मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे कि खानवा का युद्ध किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से राणा सांगा की उस युद्ध में हार हुई। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार आप इसका। अब देखिए खानवा का युद्ध शुरू हो चुका है, और जब युद्ध शुरू हुए कुछ समय हुआ था तो महाराणा सांगा ने क्या गलती करी कि स्वयं ही युद्ध के मैदान में उतर आए और खुद ही युद्ध करने लगे। कुछ समय के बाद में क्या हुआ कि कहीं से एक तीर उड़ता हुआ आया और महाराणा सांगा के सर के बीचों बीच यहाँ लगा, लेकिन सौभाग्य से क्या था कि महाराणा सांगा ने एक हेलमेट पहन रखा था। आपने पुराने सीरियल्स या मूवीज में देखा होगा कि राजा महाराजा उनके सैनिक एक हेलमेट टाइप का पहनते थे लोहे का। तो क्या हुआ कि महाराणा सांगा के जब वो तीर लगा तो महाराणा सांगा ने हेलमेट पहना हुआ था, इसीलिए राणा सांगा की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन उस तीर की स्पीड इतनी थी कि महाराणा सांगा को उस तीर ने बेहोश कर दिया, महाराणा सांगा मूर्छित हो गए। तो देखिए लिखिए, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा स्वयं ही युद्ध के मैदान में उतर आए और संयोगवश क्या हुआ? संयोगवश एक तीर से महाराणा सांगा घायल होकर मूर्छित हो गए। महाराणा सांगा के घायल होकर मूर्छित होने की खबर राजपूत सेना में आग की तरह फैल गई और तरह तरह की बातें होने लगी कि राणा सांगा की तो मृत्यु हो चुकी है, और सेना में भगदड़ मचने की स्थिति बन गई। तो देखिए जो राणा सांगा के सामंत थे, जब इनको इस बात का पता चला कि सेना में भगदड़ मच सकती है, तो इन सभी सामंतों ने क्या किया?
ये जो हलवद काठियावाड़ से आए हुए सादरी के जागीरदार थे झाला अज्जा, झाला अज्जा से ये कहा कि आप तुरंत राणा सांगा का वेश बनाइए, राणा सांगा के सभी राजकीय चिन्ह धारण कीजिए और जाकर के उनके हाथी पर बैठ जाइए, ताकि सेना को ये मैसेज दिया जा सके कि राणा सांगा बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल स्वस्थ है। तो देखिए राणा सांगा के घायल होने के बाद में उनके राजकीय चिन्ह किसने धारण किए थे? सादड़ी के जागीरदार झाला अज्जा ने। देखिए इस युद्ध में महाराणा सांगा के घायल होने के बाद उनके राज चिन्ह हलवद काठियावाड़ के झाला राज सिंह के पुत्र झाला अज्जा ने धारण कर उनके हाथी पर बैठकर के युद्ध किया था, ताकि राजपूत सेना में भगदड़ ना मचे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब झाला अज्जा राणा सांगा के सभी राजकीय चिन्ह धारण करके उनके हाथी पर बैठ करके युद्ध लड़ रहे थे, तो बाबर के सैनिकों ने झाला अज्जा को राणा सांगा समझ लिया और युद्ध के बीच में झाला अज्जा बाबर के सैनिकों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, इनकी वहां पर मृत्यु हो गई थी। झाला अज्जा के इस बलिदान के कारण क्या हुआ कि जो मेवाड़ का गुहिल राजवंश है उसने झाला अज्जा के वंशजों को, सादड़ी के जागीरदारों को यह सम्मान उपलब्ध करवाया कि वे अनंत काल तक मेवाड़ राज्य के सभी राजकीय चिन्ह धारण कर सकते हैं। देखो सादरी की जागीर कहाँ आती है? वर्तमान में पाली जिले में आती है। तो झाला अज्जा के जो सादरी के जागीरदार हैं, इनके वंशज हैं, उनको आज भी अधिकार है कि वे मेवाड़ राज्य के सभी राजकीय चिन्ह धारण कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप एक छोटी सी बात का और ध्यान रख सकते हैं कि युद्ध के बीच में जब झाला अज्जा को राणा सांगा के राजकीय चिन्ह धारण करने हेतु कहा गया था, तो झाला अज्जा से पहले एक दूसरे व्यक्ति को यह कार्य करने हेतु कहा गया था। किसे कहा गया था? सलम्बुर के रावत रतन सिंह चूड़ावत को। ये देखिए सलम्बुर के रावत कौन है? रतन सिंह चूड़ावत है। सलम्बुर के रावत रतन सिंह चूड़ावत किसके वंशज थे? मेवाड़ के भीष्म राणा चूड़ा को। जब सलम्बर के रावत रतन सिंह चूड़ावत को राणा सांगा के राजकीय चिन्ह धारण करने हेतु कहा गया, तो इन्होंने इसके लिए मना कर दिया। तो देखिए लिखिए, इससे पहले राणा सांगा के राजकीय चिन्ह मेवाड़ के भीष्म राणा चूड़ा के वंशज एवं सलम्बर के सामंत रतन सिंह चूड़ावत को धारण करने हेतु कहा गया, परंतु उन्होंने राजकीय चिन्ह धारण करने हेतु सम्मान पूर्वक मना कर दिया। रतन सिंह चूड़ावत ने यह कहते हुए महाराणा सांगा के राजकीय चिन्हों को धारण करने हेतु मना कर दिया कि जो हमारे पूर्वज थे मेवाड़ के भीष्म राणा चूड़ा ने यह प्रतिज्ञा करी थी कि भविष्य में मैं या मेरे वंशज, कोई भी वंशज मेवाड़ के राजकीय चिन्ह एवं मेवाड़ की राजगद्दी पर किसी भी प्रकार का कोई हक नहीं जताएंगे, इसीलिए मैं एक पल के लिए भी मेवाड़ के राजकीय चिन्ह धारण नहीं कर सकता, लेकिन मैं युद्ध तो हमेशा महाराणा सांगा की ओर से करूंगा, भले मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो जाए। तो इन्होंने बिल्कुल सम्मान पूर्वक मना किया था, किसी गर्व में किसी घमंड में इन्होंने मना नहीं किया था। तो आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए राणा सांगा घायल है, और जब राणा सांगा घायल है तो सिरोही के एक जो सामंत थे हमारे साथ, कौन थे? राणा सांगा के साथ कौन थे? सिरोही के अखेराज देवड़ा। सिरोही के अखेराज देवड़ा ने क्या किया? जब राणा सांगा बेहोश थे तो इनको एक पालकी में बैठा करके बसवा लाए। बसवा कहां पर है? वर्तमान दौसा में। तो देखिए लिखिए, घायल राणा सांगा को सिरोही के अखेराज देवड़ा बसवा दौसा लेकर के आए, और दौसा के बसवा नामक स्थान पर ही जहां पर कि राणा सांगा की पालकी को रोका गया था, इनका थोड़ा बहुत इलाज किया गया था, उसी स्थान पर राणा सांगा का स्मारक या चबूतरा बना हुआ है। ध्यान देना, बसवा में महाराणा सांगा का स्मारक या चबूतरा बना हुआ है, ना कि समाधि स्थल या छतरी। महाराणा सांगा की समाधि स्थल या छतरी कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार हुआ था। अब देखिए, जब राणा सांगा घायल हो चुके हैं, युद्ध क्षेत्र से बाहर लाए जा चुके हैं, उसके बाद में जो खानवा के मैदान में राणा सांगा की सेनाएं लड़ रही थी, वे अधिक समय तक बाबर की सेनाओं से संघर्ष नहीं कर पाई। और क्योंकि बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा युद्ध नीति का उपयोग किया था, तोपों का उपयोग किया था और बंदूकों का उपयोग किया था, तो अंततः खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेनाओं की हार हुई, राणा सांगा की हार हुई और बाबर की इस युद्ध में जीत हुई। तो देखिए लिखिए, खानवा के युद्ध में बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति, तोपों एवं बंदूकों का प्रयोग किया था, जिससे राजपूत योद्धा समझ नहीं पाए एवं उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने इस युद्ध को जीतने के बाद में जो राजपूत सैनिक मारे गए थे, उन मरे हुए राजपूत सैनिकों के सर काटे, और सर काटने के बाद में उनके सरों का एक ढेर लगाया गया, और बाबर ने उस ढेर के पास में खड़े होकर के गाजी की उपाधि धारण की थी। तो देखिए लिखिए, खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने मरे हुए राजपूतों के सैनिकों की खोपड़ियों से एक मीनार बनवाकर गाजी की उपाधि धारण की। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे कि वास्तव में खानवा के युद्ध के हारने के पीछे के जो कारण थे वो क्या क्या थे। तो चलिए दोस्तों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं खानवा के युद्ध के हार के कारणों के बारे में। देखिए, अलग अलग इतिहासकार खानवा के युद्ध को हारने के पीछे अलग अलग कारण बताते हैं, हम एक एक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए,
खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की हार के कारण। खानवा के युद्ध के जो जितने भी हार के कारण हैं उनको मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है आपकी सुविधा के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप आरएस मेंस में इसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं। तो देखिए जो पहला पॉइंट मैंने बनाया है वो क्या है, रणनीतिक कमजोरी। रणनीतिक कमजोरी, ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं किसी बुक में से मैंने नहीं लिए हैं, अपनी सोच समझ के आधार पर ये पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। तो देखो पहला पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया है, रणनीतिक कमजोरी। रणनीतिक कमजोरी क्या थी महाराणा सांगा की खानवा के युद्ध को लेकर के। तो देखिए इस युद्ध से पहले राणा सांगा ने क्या किया था, राजपूताना के सभी शासकों को पाती परवन भेजा था। उस पाती परवन से क्या हुआ था कि राजस्थान के सभी शासकों ने अपनी अपनी सेनाएं अपने अपने पुत्रों के सेनापतित्व में भेजी थी। तो राणा सांगा की सेना में सेनापतियों की संख्या बहुत अधिक थी। इनकी सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में युद्ध कर रही थी। इनकी संपूर्ण सेना का कोई एक ही सेनापति नहीं था, इसीलिए इनकी पूरी सेना में तालमेल की कमी थी। तो एक कारण तो ये था, देखिए लिखिए, महाराणा सांगा की सेना अलग अलग सेनापतियों के सेनापतित्व में युद्ध कर रही थी, इसीलिए इनकी संपूर्ण सेना में तालमेल की कमी थी। तालमेल नहीं था आपस में, इसीलिए इनकी सेना में तालमेल की कमी थी। दूसरी रणनीतिक कमजोरी क्या थी कि बाबर के पास तोपें एवं बंदूकें थी। महाराणा सांगा को इस चीज का पता भी था कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध तोपें एवं बंदूकें उपयोग में ली थी, लेकिन राणा सांगा ने उन तोपों एवं बंदूकों के लिए कुछ भी नहीं सोचा कि उनका करना क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम केवल इतना ही करेंगे। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास को लेकर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।